चलिए स्टार्ट करते हैं। आज नीट रिवीजन बैच में इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे और हम लोग ने सारे थ्योरेटिकल टॉपिक खत्म कर लिए थे। हम लोग मीटर बेस भी पढ़ लिया थ्योरी, है ना, कि मीटर बेस का इस्तेमाल होता है वीटी स्टोन बेस की बैलेंस कंडीशन पे एक तो काम करता है, दूसरी चीज की किसी भी अननोन वायर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमेशा याद इस्तेमाल करते हैं। और मीटर बेस का सेटअप होता है उस प्रकार से होता है कि बीच में आपको देखिए एक रेजिस्टेंस बैंक जो कि नोन होता है, एक 100 सेंटीमीटर का एक वायर ले लेते हैं या फिर 1 मीटर का एक वायर ले लेते हैं, ठीक है, 100 सेंटीमीटर का वायर ले लेते हैं और इसका रेजिस्टेंस हमें क्या होता है, नो होता है। लेकिन जब हम डिराइव करेंगे बैलेंस कंडीशन तो हम ये पाएंगे कि इसका जो रेजिस्टेंस है उसकी अगर वैल्यू नहीं भी पता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं बाय गेटिंग अ बैलेंस कंडीशन। तो अगर हम मान लें कि 100 सेंटीमीटर वायर का जो रेजिस्टेंस है रेट मान लेते हैं कितना है, R है, टोटल कितना है R। तो अगर मैं निकालना चाहूँ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ तो क्या आ जाएगा, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R अपॉन L। ठीक, तो किसी भी कितनी भी लेंथ का ये L जो होगा वो कैपिटल L होगा, टोटल लेंथ की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं कि जॉकी को जब मैं आगे पीछे करता हूँ, बिकॉज ये जो S है ये क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है, तो ये देखो बन गया आपका कोई भी मान लीजिए ये P Q R S, ठीक है। अब ये हो गया हमारा जो हमने अरेंजमेंट पढ़ा था P Q अपॉन P इक्वल टू R अपॉन S, ठीक। तो इस तरीके से भी अगर पढ़ना चाहें तो यहाँ पर होता क्या है, जब हम जॉकी को आगे पीछे करते हैं अंटिल जब तक हमें क्या ना मिल जाए, बैलेंस कंडीशन, यानी कि गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन ना आ जाए, है ना। तो जिस पॉइंट पे मान लेते हैं कि L A एंड से AC आपका वायर हो गया, तो A एंड से L लेंथ पर आपका जॉकी की वो पोजीशन आ गई जिसपे वो क्या है, आपका गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस कंडीशन अचीव कर सकते हैं। तो किसी भी अगर मान लीजिए तो एक हिस्सा हो गया इस वायर का L लेंथ का जिसका रेजिस्टेंस कितना निकाल सकते हैं, तो निकालने का फॉर्मूला सिंपल हो जाएगा। फॉर AB वायर, AB के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेजिस्टेंस रहेगा RAB इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं जितनी लेंथ का रिक्वायरमेंट है उतने का रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से जो रिमेनिंग वायर है RBC उसका क्या हो जाएगा, अब 100 सेंटीमीटर का था तो 100 माइनस L लेंथ बची इनटू हम क्या कर देंगे, R कर देंगे। ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो बैलेंस कंडीशन में रेजिस्टेंस बैंक को हमें पता ही है, मान लेते हैं उसका रेजिस्टेंस कितना है, उसका रेजिस्टेंस आप R मान लो या फिर RB ही लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो नॉन रेजिस्टेंस है। S हमें अननोन है तो हमें अच्छे से पता है कि सर P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S होता है, ठीक है, R अपॉन S होता है। तो P अपॉन Q करो जरा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका P की तरह काम करेगा, ये कैसा काम करेगा, Q की तरह, ठीक है। तो मैं सबका नेमिंग कर देता हूँ, ये हो गया PQ, ये हो गया RS, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो जब हम पहले और दूसरे इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, L अपॉन 100 माइनस L ही तो बचेगा क्योंकि स्मॉल r तो कट जाएगा। तो यहाँ से ये चीज सीखने को मिली कि यही तो जो 100 सेंटीमीटर वायर का जो भी रेजिस्टेंस था उसकी वैल्यू जानने की हमें जरूरत ही नहीं, क्योंकि मीटर बेस में उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू किसका हो जाएगी, रेजिस्टेंस बैंक का जो भी रेजिस्टेंस है अपॉन जो आपका S। तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बैंक का हम मान लेते हैं कितना है रेजिस्टेंस, हम मान लेते हैं R1 क्योंकि R हमने नोटेशन ले रखी है तो इसको हम R1 मान लेते हैं। तो जगह R1 into 100 माइनस L अपॉन L। देखो ये फॉर्मूला बन गया अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए। फटाफट नोट कर लीजिए, डन हो गया। अब इसके ऊपर तुरंत एक क्वेश्चन पूछा था मैंने इसके तुरंत बाद, ठीक है। ये क्वेश्चन था रेजिस्टेंस ऑफ वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज। लेफ्ट और राइट आप क्लियर है, डायग्राम आपको याद होना चाहिए कि भैया आपका लेफ्ट किधर जा रहा है, ये जा रहा है लेफ्ट, है ना। तो जहां रेजिस्टेंस बैंक था वहां पर हमने कर दिया 10 ओम का, मतलब आपको RB की वैल्यू दे दिया, ठीक है। बैलेंसेस 10 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप, राइट गैप में क्या करें 10 ओम का डाल दिया, ठीक। एट ए पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द ब्रिज वायर इन द रेशियो ऑफ 3:2। बहुत ही सिंपल था। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सर्किट बनाएंगे सर आप, ये रेजिस्टेंस बैंक का हो गया, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है आपका एक कॉमन जंक्शन हो जाएगा, फिर यहाँ से आपका ये 10 ओम का रेजिस्टेंस राइट गैप में बोला था ना उसने, फिर यहाँ से कहाँ आ जाएगी सर्किट, ये वायर के ऊपर आ गई, ये हो गया तुम्हारा A एंड, ये क्या हो जाएगा C एंड, और यहाँ पे लगा देंगे एक बैटरी। मेरी बात समझ गए, अब रट जाओ इस बात को, अभी याद नहीं रहेगा तो दिक्कत होगी। फिर यहाँ से निकालेंगे गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और ये हो जाएगा जॉकी, ठीक। अब कह रहा हूँ जब बैलेंस करते हैं तो ये 3:2 में इसको डिवाइड करती है। बहुत ही अच्छा हो गया यार ये मेरे लिए। इसका मतलब अगर मान लेते हैं अगर लेंथ L थी तो क्या जाएगा 100 माइनस, तो इनका जो रेशियो कितना, 3:2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो L अपॉन 100 माइनस L की वैल्यू कितनी है, 3/2।
2। समझ में आ गया हो तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यानी कि L P अपॉन Q की वैल्यू कितनी आ रही है? P अपॉन Q की वैल्यू है 3/2। ये क्या हो गया? P अपॉन Q। रट जाओ इस बात को, ये P था तुम्हारा, ये क्या Q था, ये क्या था R, और ये क्या था S। इस बार हमें S पता है लेकिन R नहीं पता है। हमसे क्या कहा गया है? S पता नहीं, S हमें पता है लेकिन R नहीं पता है। ठीक है। If the length of the resistance wire is 1.5 meter, अभी मैंने सिर्फ इतना पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व किया। If the length of the resistance wire is 1.5 meter, then the length of the 1 ohm of the resistance wire is, तो कह रहे हैं 1 ohm वायर के रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंथ कितनी होगी। तो सबसे पहले क्या करोगे पता है? ये अननोन रेजिस्टेंस निकालोगे, दैट इज R। R की वैल्यू फाइंड आउट करो। क्या करोगे? R की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो 3/2 इज इक्वल टू क्या जाएगा? R अपॉन 10। तो R इज इक्वल टू कितना आ गया? 30/2, यानी कि ठीक है। अब इसके बाद तुम्हें जब मिल गया तो 1.5 मीटर है, उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका? 15 ओम। कितना है? 15 ओम, क्योंकि अननोन ही था आपका X। ठीक है। तो जो आपका रेजिस्टेंस वायर आपने यूज किया था, ये देखो ना यहाँ लिखा हुआ है रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड। ठीक है। अरे यार सॉरी, रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप, उसकी लेंथ कितनी दी हुई है? 1.5 मीटर। बेटा 1 मीटर कहां से आ जाएगा, है ना। और कह रहे हैं द लेंथ ऑफ 1 ओम ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज, तो 1.5 मीटर के वायर की रेजिस्टेंस थी 15 ओम, तो 1 ओम की बात करेंगे तो 1.5 अपॉन 15, यही तो करेंगे। तो कितना आ जाएगा? 0.1 मीटर। खत्म यार, क्वेश्चन इतना ही तो था। तो अगर if 1.5 मीटर वायर have 15 ओम रेजिस्टेंस, है ना, तो क्या हो जाएगा? तो 1 मीटर के लिए क्या हो जाएगा, या फिर 1 ओम के लिए क्या हो जाएगा? तो ये जाएगा 1 ओम इज इक्वल टू 1.5 लेंथ हो गया अपॉन 15, कितना आ गया? 0.1 मीटर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन, ये एकदम कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था बेटा, आना ही आसान क्वेश्चन। 10⁻⁻1 मीटर। ओके, छाप लीजिए फटाफट। किसका किसका आ गया था? ये किसका आया था? उसका आया सिर्फ। The meter is shown is in balance position with P upon Q is equal to L1 upon L2, है ना। बैलेंस कंडीशन की बात करें, ऑब्वियसली अब तो रट गया होगा, ये हो जाएगा P और Q, L1 upon L2 उसकी लेंथ हो गई। ठीक है बॉस, कोई दिक्कत नहीं है। If we now interchange the position of galvanometer and the cell with the bridge work, if yes, what will the balance condition? अगर ऐसा कर सकते हैं तो आप बताइए कि बैलेंस कंडीशन क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या चेंज हो जाएगी? जल्दी करिए। चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करते। देखिए बहुत प्यारा था, प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। क्वेश्चन कह रहा है इंटरचेंज किसको करो यार, कह रहा है ये गैल्वेनोमीटर हटा करके बैटरी लगा दो, बैटरी हटा करके गैल्वेनोमीटर लगा दो, इतना ही तो कह रहा है। तो अगर व्हीटस्टोन भी अच्छे से पढ़ा हुआ है, अगर पढ़ा है तो आपको याद होगा, नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा होता है, यही तो होता है ना सर्किट, और यहाँ सेल लगी होती है। यही अगर सर्किट याद हो तो ये, अगर ये P है तो ये Q है, अगर ये R है तो ये, है ना। तो ये क्लियर है कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S भी होगा ना भैया। अब देखना, दूसरी सर्किट बना रहा हूं मैं, अब दूसरी सर्किट बना रहा हूं, ध्यान से देखना। अब मैंने कहा कि ये सेल का जो वायर है इसको हटाओ यहां से, है ना। इस वायर को अब दूसरे तरीके से लगाओ। अब इसी सर्किट में देखना मजा आएगा तुम्हें पढ़ने में। तो ये यहां से हो गई एक आपकी ये सेल, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक। और मैंने कहा गैल्वेनोमीटर यहां से हो गया। क्या अभी काम नहीं करेगा? क्या ये P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S नहीं होगा? तो फर्क क्या पड़ गया? मतलब P Q R S ने ट्रेडमार्क ले रखा है क्या, पेटेंट करवा लिया? नहीं, हम तो यही रहेंगे, ऐसा तो नहीं है ना सिस्टम। कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बैलेंस कंडीशन हो रही है कि नहीं हो रही है? तो नई सर्किट में ये वाली कंडीशन चल जाएगी, चल जाएगी नहीं चल जाएगी? तो कुछ यहाँ पहली बात जो बोला गया है कि क्या इसको कर सकते हैं, तो आंसर यस है।
तो पहली बात तो बी ऑप्शन तो खत्म हो गया, ठीक है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ये बताओ कि जब चेंज करोगे तो बैलेंस कंडीशन क्या बदल जाएगी? मुझे तो नहीं दिख रही बदलती हुई, क्योंकि मैं फिर से P अपॉन L छोड़ Q अपॉन S करूंगा और फिर P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S कर दूंगा, जो कि L1 अपॉन L2 हो गया। तो ये तो वापस से C ऑप्शन सही हो गया, C D। अच्छा L1 अपॉन L2 अपॉन L1 है क्या? माफ करिएगा, बोला तो सही था मैंने, तो ऐसा गिना नहीं जाएगा कि मैंने गलत टिक किया। हाँ L1 अपॉन L2 बोला था ना मैंने यार, पढ़ा नहीं तो ठीक है, बोला तो सही ना, सुन तो रहे हो, रिकॉर्डिंग आवाज है मेरी, सबूत है कि मैंने सही पढ़ाया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। The resistance in the two arm of the meter bridge, अगर ढंग से पढ़ रहे होगे तो मजा आ रहा होगा, नहीं तो दिक्कत होगी, ठीक है। The resistance in the two arm of the meter bridge are 5 ohm and R ohm लिखा हुआ है, R ohm, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। When the resistance, पता ये सबसे तुम लोग क्वेश्चन में दम नहीं है ना, सर्किट में कुछ है ही नहीं, तो तुम्हें डराने के लिए क्या करते हैं, इस बैटरी को उठा के यहाँ नीचे लगी रहती थी वहां पे डायग्राम में, उठा के ऊपर कर दिया। अगर किसी ने बढ़िया से नोड जंक्शन पढ़ा है मेरे से तो वो कभी डरेगा नहीं, कहेगा अरे सर ये वाला वायर यहाँ से खींच के वहां लंबा कर दिए, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, इसको वापस से हम बना लेंगे। तो सर्किट एकदम जो मेन है वैसे ही बनी हुई है, बस इस यहाँ से ऐसे वायर लगी रहती थी बैटरी की, है ना। अच्छा ये बता मुझे, ये तो कनेक्टिंग वायर है ना, यहाँ पर पोटेंशियल यहाँ पर, और ये सब तो एक ही वायर है कनेक्टिंग, इसको ऐसे वायर को पलट दिया तो उससे सर्किट थोड़ा बदल जाएगी। तो ये तेरा हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, और ये क्या हो गया तेरा, है कि नहीं है? कितना सिंपल है ये। तो जब आप पढ़ने लगेंगे तो आपको मजा आएगा, और जब मजा आएगा तो आपके आंसर और नंबर दोनों साथ में आएंगे, ठीक है। चलो देखो फिर से, तो व्हेन रेजिस्टेंस R इज शंटेड, क्या कहते हैं, शंट कर दिया, शंट मतलब वहां पर या तो पैरेलल या तो विद एन इक्वल रेजिस्टेंस, द न्यू बैलेंस पॉइंट इज एट 1.6 L1। तो कह रहे हैं पहले L1 है और अभी चेंज हो गया 1.6 L1 हो गया, तो रेजिस्टेंस R, तो कह रहे हैं अननोन रेजिस्टेंस बताओ कितना है। तो दो इक्वेशंस बनेंगे, क्योंकि दोनों में आपके पैरामीटर क्या है, अननोन है। शंट हमेशा पैरेलल कहते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शंट हमेशा पैरेलल कहते हैं। तो नया रेजिस्टेंस, दो इक्वेशन बनेगा। पहला इक्वेशन तो बहुत ही सिंपल है, पहला जो गिवन है उसी को बना डालो। तो यहाँ क्या है, P की वैल्यू कितनी होगी, L1। देखो P की वैल्यू R इंटू स्मॉल R इंटू L1 होती है, सबको रट जाना चाहिए बात, लेकिन क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में स्मॉल R आता है तो कट जाता है P अपॉन Q में। तो इसको L1 अपॉन 100 माइनस L1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R कितना है 5 अपॉन R। इक्वेशन नंबर 1 सही है भाई। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 कब बनेगा भैया, इक्वेशन नंबर 2 बनेगा जब सर आप शंट कर दोगे, है ना। शंट मतलब एक पैरेलल लगा दोगे। भैया एक चीज बताओ, सेम रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल लगाएंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कर जाएगा R/2, R/2 हो जाएगा। तो फिर से नया इक्वेशन, अब नया इक्वेशन में बोला गया कि जब रेजिस्टेंस चेंज होगा तो यहाँ पर ये बन जाएगा 1.6 ऑफ L1, तो ये जाएगा 1.6 L1 अपॉन 100 माइनस 1.6 L1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा रे, 5 अपॉन R/2 या फिर 10/R। इक्वेशन नंबर 2। अब पहले और दूसरे इक्वेशन को डिवाइड कर डाल, आंसर निकल आएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। पहले को दूसरे से डिवाइड कर डालिए। चले भाई आगे बढ़े, कर पाएंगे इसको, आप डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सिंपल है डिवीजन यार इसका। जब L1 निकल जाएगा तुरंत आपका रेजिस्टेंस निकल जाएगा। मैं करूं, सॉल्व करना शुरू करूं? चल देखो, L1 अपॉन 100 माइनस L1 डिवाइडेड बाय 1.6 L1 अपॉन क्या आ जाएगा तेरा यहाँ पर 100 माइनस 1.6 L1 इज इक्वल टू 5 अपॉन R अपॉन 2 इंटू 5 अपॉन R।
ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पर 1/2, क्या बचेगा 1/2, L1 से L1 गया, ठीक है, ठीक, ये न्यूमरेटर में जाने दो इसको, 100 माइनस 1.6 L1 अपॉन 1.6 इंटू 100 माइनस L1 इज इक्वल टू 1/, क्या भाई ठीक है यहाँ तक, क्रॉस मल्टीप्लाई करना जानते ही होगे, क्या आ जाएगा ये 2 इंटू 100 माइनस L1 इज इक्वल टू 1.6, ब्रैकेट के अंदर 100 माइनस L1, यही तो है ना, 100 माइनस 1.6 L1 है, ठीक है, 200 माइनस 3.2 L1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वहां पर, एक डेसिमल कम हो जाएगा, 160 माइनस 1.6 L1 आ जाएगा, बस रीअरेंज कर डालिए, कितना आसान है ये, कितना आ जाएगा ये देखिए 200 माइनस 3.2 L1 इज इक्वल टू 160 माइनस 1.6 L1, अब ये माइनस 3.2 उधर जाएंगे प्लस हो जाएगा, 160 उधर लाएंगे बचेगा 40, कितना बचेगा 40, तो 40 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.6 L1 आ जाएगा यार, है तो L1 इज इक्वल टू क्या आएगा 40 अपॉन, ये मैं यहां से इधर एरो कर करके लिख दे रहा हूं, तो जाएगा L1 इज इक्वल टू 40 अपॉन 1.6, 25 सेंटीमीटर, कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, हाँ L1 लेंथ है बेटा, ओम कहाँ से ले आई तू, L1 निकाल रही ओम डाल दिया तुमने, अभी 25 उठा करके इक्वेशन में 1 में पुट कर दो, ठीक है, 25/75 इज इक्वल टू 5 अपॉन r, इसको उठा करके पुट करेंगे इसमें इक्वेशन नंबर 1 में, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इस वाले क्वेश्चन में, बस और कुछ नहीं, आखिरी क्वेश्चन भी है, कितना आ गया ये, पहले इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, पुटिंग L1 इन इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 25 अपॉन 100 माइनस 25 हो जाएगा 75 इज इक्वल टू 5 अपॉन r इज इक्वल टू 75 इंटू 5 अपॉन 25, r कितना आ गया 15, कितना आ गया 15, आंसर कौन सा है इसमें से सही, बी ऑप्शन करेक्ट, समझ में आ गया। चलिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हमने पढ़ लिया था कि ड्यू टू रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, हीट डिसिपेट करता है जब करंट फ्लो करता है उसके अंदर से, इसी कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से क्या होता है, H इज इक्वल टू होता है I स्क्वायर R इंटू टी, आई स्क्वायर आर क्या हो गया, पावर डिसिपेट जो हो रही है किसके, एनर्जी, पावर जो कंज्यूम हो रही है रेजिस्टेंस के द्वारा और कितने टाइम तक होगी उसको हो जाएगा, इन पावर इनटू टाइम क्या होता है आपका एनर्जी, और रेजिस्टेंस जो होता है वायर का वही हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम H से और Q से दोनों से डिनोट करते हैं, और इसके दूसरे फॉर्म क्या हो सकते हैं, V स्क्वायर VIT, और सिंपल फॉर्म है ये, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी जूल, और प्रैक्टिकल यूनिट क्या हो जाएगी किलोवाट आवर, पावर जानते ही है, पावर क्या होता है वोल्टेज इनटू करंट, ये क्या है वाट आवर प्लेस ऑन ए प्रोमिसेस ऑफ एवरी कंज्यूमर रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये आपको मैंने पहले ही पढ़ाया है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए कि आपको सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब के क्वेश्चन आते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ध्यान रखना इसमें कि जब आपके बल्ब होते हैं, बल्ब हमेशा रेजिस्टिव होते हैं सर्किट, तो पावर और वोल्टेज का हम क्वेश्चन दिया रहता है, तो अगर आपको टोटल पावर निकालना है तो क्या आएगा P1 P2 1 P1 प्लस P2, अगर n आइडेंटिकल बल्ब लगा दोगे तो क्या हो जाएगा P अपॉन n, सीरीज में होगा तो बल्ब की ब्राइटनेस के ऊपर बड़ा क्वेश्चन आता है, तो ब्राइटनेस डिपेंड करती है, जितना ज्यादा पावर कंज्यूम होगा उतनी ज्यादा ब्राइटनेस होगी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है रेजिस्टेंस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है उसके पावर, रेटेड पावर के। अब ध्यान रखना रेटेड पावर और पावर कंज्यूम्ड अलग अलग बातें हैं यहाँ पर, ठीक है। अब रेटेड पावर की बात करेंगे तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विद लेसर वोल्टेज, जिसका कम वोल्टेज होगा वो ज्यादा शाइन करेगा। फॉर सेम करंट अगर बात करें तो P I स्क्वायर R होता है, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये R के, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्चुअली V स्क्वायर बाई R लिखा हुआ है, ठीक है, V स्क्वायर बाई
आर लिखा हुआ है, जब हम आई आर पुट करेंगे तो आई आर स्क्वायर बाई आ जाएगा, तो डायरेक्टली यहीं से इसका डेरिवेशन यहाँ करा देते हैं, तो जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर, आर कट जाएगा, तो यही तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाएगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो पावर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पर सिंपल P1 प्लस P2 कर सकते हैं, और n होंगे तो n टाइम्स ऑफ P हो जाएंगे। n बल्ब जो है वो सारे के सारे एक ही पैरामीटर के हैं, उनके रेटिंग्स ये सेम टू सेम है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ब्राइटनेस की बात करते हैं तो पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब और क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। तो ग्रेटर वोल्टेज होगा तो ज्यादा वो साइन करेगा। समझ में आ रहा है? फॉर सेम वोल्टेज मोर पावर विल बी कंज्यूम्ड विद स्मॉलर रेजिस्टेंस, जिसके पास रेजिस्टेंस कम होगा उसका ज्यादा पावर कंज्यूम होगी। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन इन बल्ब की बात कर रहे हैं। अगर आइडेंटिकल बल्ब की जगह यहाँ हीटर लिख दो, हीटर, ठीक है, टू आइडेंटिकल हीटर कॉइल जनरेट टोटल हीट। अगर मान लेते हैं दो एक प्रकार की जो आपकी हीटर कॉइल है, हीटर कॉइल क्या होती है, रेजिस्टिव सर्किट ही होती है। ठीक है, तो उसमें हीट डिसिपेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात कर रहे हैं, सेम टू सेम वही यूज कर रहे हैं। तो अगर एचएस है तो कनेक्ट कर दिया सीरीज में, तो क्या हो जाएगा आपका एच और सीरीज में, और उसके बाद एक पैरेलल में, देन आप पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो उसका जो रेशियो हो जाएगा, जो आपका टोटल हीट डिसिपेट वो पैरेलल में अपॉन टोटल हीट डिसिपेट हो रहा है सीरीज में, उसका रेशियो हमेशा किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। इन दिस इट इज अज्यूम्ड दैट सप्लाई क्या है, दोनों का सेम है। हीटर अगर बॉयल करता है m किलोग्राम किसी भी वाटर को T1 टाइम के अंदर, और दूसरा हीटर है वो बॉयल करता है सेम अमाउंट ऑफ वाटर को T2 टाइम के अंदर, तब बोथ अगर उनको दोनों को साथ में कनेक्ट कर देंगे, ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं कई बार। क्या करने के लिए, सेम अगर हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया हीटर 1 हीटर 2 को सीरीज में, तो जो टाइम लगेगा वो क्या जाएगा T1 प्लस T2, और पैरेलल में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। तो यहाँ पर टाइम टेकन डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। तो इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वर्क विद बोथ एसी एंड डीसी। जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट डिजाइंड होते हैं हीटिंग के लिए पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो एसी पे भी काम करते हैं और डीसी पे भी काम करते हैं। ठीक है, और एसी में जो आरएमएस वैल्यू होती है उसी को किसके इक्विवेलेंट होती है, डीसी के इक्विवेलेंट होती है। आप लोगों को बताया गया है, ऑलरेडी पढ़ाया है मैंने एसी के अंदर। ड्यू टू दिस रीजन द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इज सेम वेदर इट इज ऑपरेटेड बाय एसी और डीसी। इसीलिए बल्ब की जो ब्राइटनेस होती है वो सेम होती है, चाहे तुम एसी में यूज करो चाहे तो डीसी में। अब क्वेश्चन है आपके विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज का सर्किट प्रोटेक्शन, इसमें से कौन सा सर्किट को बचाने के लिए काम आता है। यहाँ दिया हुआ है कंडक्टर, स्विच, इंडक्टर, और आंसर क्या है, फ्यूज। फ्यूज क्या होता है, एक सिंपल वायर होता है जो भी रेटेड होता है, जो भी सर्किट का आपका मैक्सिमम करंट वो जितना बियर कर सकता है उससे थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा होता है, जैसे बियॉन्ड उसके जाता है फ्यूज वायर के मेल्ट हो जाता है और आपकी सर्किट बच जाती है। यहाँ पर चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टेंस R वेरीज विद टाइम t as q is equal to 80 minus vt square where a and b are positive, constant the total heat produced in R is। तो कह रहे हैं कि टोटल हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है, जल्दी सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए। चलिए ठीक है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन सिर्फ आपको थोड़ा सा घुमाया गया है। चार्ज दिया हुआ है यार, I is equal to जिसने पढ़ा होगा Q upon T होता है, इंस्टेंटेनियस करंट के लिए क्या होता है, dq by dt। तो सिंपल ही तो था, d by dt ऑफ क्या कर देते, at minus bt स्क्वायर, सीधे आंसर लिख देते यार इसका, a minus 2bt, यही तो होगा ना। लो भाई I मिल गया। ठीक है, अब इसका जो हीट का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर r इंटू t, लेकिन यहाँ पर टाइम इंटरवल छोटा dt ले लेंगे, r कांस्टेंट होगा, तो ये क्या जाएगा a माइनस 2bt का होल स्क्वायर dt, और यहाँ पर क्या आ जाएगा r। ये आपका इंटीग्रेशन के लिए आ गया है ना। a माइनस 2bt को एक्सपैंड कर डालो, कुछ करना ही नहीं था, a माइनस b का होल स्क्वायर करना था यार r प्री इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है, यहाँ क्या जाएगा a स्क्वायर प्लस 2bt का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4b स्क्वायर t स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 और बाहर क्या है dt, के करके सबको इंटीग्रेट कर लीजिए यार। है यहाँ पर a क्या है, कांस्टेंट है, एक ब्रैकेट लगाओ, बाहर ले लो, dt का क्या हो जाएगा t, फिर 4b स्क्वायर t स्क्वायर, 4b स्क्वायर कांस्टेंट, t स्क्वायर क्या जाएगा t की पावर 3 अपॉन 3, तो ये जाएगा प्लस 4/3b स्क्वायर t क्यूब, फिर माइनस 4ab कांस्टेंट है t, dt का जाएगा t स्क्वायर बाई 2, 2 2 जा 4 होता है, जाएगा 2ab t स्क्वायर, यही तो आएगा ना भैया। ठीक है, और लिमिट, अब लिमिट की बात कर लेते हैं। ठीक है, कह रहे हैं चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए
रेजिस्टेंस R वेरीज विद टाइम दिया हुआ है A एंड B, द टोटल हीट प्रोड्यूस आपको निकालना है। तो लिमिट यहाँ पर निकाल लेते हैं। लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी? 0 से A/2B। अब कहोगे ये कैसे? T = 0 पुट करो, ठीक है। करंट जब 0 हो जाएगा तो हीट खत्म हो जाएगा। करंट का फॉर्मूला क्या है? अगर करंट 0, अगर I 0 है तो T की वैल्यू कितनी है? जितनी देर तक करंट होगा उतनी देर तक ही तो हीट होगी, ऐसा थोड़ा ना इनफाइनाइट होता जाएगा। तो लिमिट भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर जाएगा I = 0 पर क्या जाएगा? A = 2BT, है ना, या फिर T = क्या जाएगा? A/2B। तो यहाँ लिमिट क्या जाएगी? 0 से A/2B। सब पे लिमिट उठा के डाल दो, है ना, सब पे एक साथ लिमिट डाल दो। तो क्या आ जाएगा भाई? क्योंकि 0 को रखने का कोई अर्थ नहीं है, सीधे T को क्या कर देंगे हम लोग? A/2B पुट कर देंगे। तो जाएगा A² × A/2B प्लस 4/3 B² × A/2B का क्यूब, ठीक है, माइनस 2AB × A/2B का स्क्वायर। लो बेटा इतना सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो जो चीज कॉमन है वो निकाल लीजिए। A³ / 2B, यहाँ पर क्या आ रहा है भाई? देखो A³ ये देखिए जाएगा 8B², वो ऊपर से क्या है? B², एक कट जाएगा बचेगा B, ठीक है। और ऊपर यहाँ पर 4B है, 4 2 जा 8, मतलब 2B ही बचने वाला है, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी एक 3 है, तो A³ / 2B यहाँ भी दोनों से कॉमन ले सकते हैं हम लोग। बचेगा क्या? यहाँ पर क्या बचने वाला है बेटा? 1/3 बचेगा, सिर्फ 1/3। यहाँ क्या बचेगा? 2A, यहाँ A² निकलेगा, A³ हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या आ रहा है? 4B², एक B भी कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? यहाँ पर ध्यान से देखा तो A³ / 2B लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? A³ / 2B, है ना। वहां पर एक एक्स्ट्रा 2 आएगा, उसको हम अलग कर लेंगे, ठीक है। तो A³ / 2B को अगर हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। तो A³ / 2B अगर कॉमन लेना चाहते हैं तो देखो यहाँ पर क्या आएगा फाइनल आंसर। कहाँ लिख दूं? रुको एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ भाई, एक मिनट रुक जाओ बस। देखो सब तुम्हारे सारे क्वेश्चन आज खत्म कर देंगे हम, एक ही क्वेश्चन और करने, चैप्टर अपना तो फिनिश है। यहाँ से देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था ये। तो यहाँ से आ जाएगा H = R × A³/, इतना सबको दिख रहा है भैया? अगर दिख रहा है तो बढ़िया है, नहीं दिख रहा है तो टेंशन की बात है। यहाँ कितना बचा था? ये +1/3 और यहाँ -1, यही तो आएगा ना। तो ये देखो +1 -1 तो यूं ही कट गया, तो बचा 1/3। क्या आ जाएगा? A³ R/6B। कौन सा वाला ऑप्शन सही है? आया कि नहीं आया आंसर? कैसे नहीं आएगा? ठीक है, तुम्हें क्या लग रहा है आप क्वेश्चन इतने आसान पूछेंगे अगर एग्जाम में तो आपसे कैलकुलेशन भी नहीं करवाएंगे, तो पेपर क्यों दे रहे हो? ऐसे ही पास हो जाओ, है ना। तो ये है क्वेश्चन, आसान तो नहीं, लेंथी कह सकते हैं। जिसको बेसिक मैथ पढ़ी है मेरे से वो कर ले जाएगा, जिसने बेसिक मैथ नहीं पढ़ी वो तो भूल जाओ, ठीक है। ये था आपका बेटा, ठीक, नोट कर लें इसको फटाफट, ठीक है। डन। आखिरी सवाल है ये चैप्टर का, 2 cities are 150 किलोमीटर अपार्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन इसी के साथ बढ़िया से खत्म करेंगे। उम्मीद करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो हाई स्कोरिंग चैप्टर्स अब हो गए हैं आपके, क्योंकि पहले नहीं थे, डिफिकल्ट माने जाते हैं। प्रैक्टिस इतनी अच्छी हुई है कि इसको अगर आप चाहेंगे तो अच्छा कर सकते हैं। 2 cities are 150 किलोमीटर अपार्ट, इलेक्ट्रिक पावर इज सेंट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, थ्रू कॉपर वायर, द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर किलोमीटर इज 8 वोल्ट। 8 वोल्ट आपका पोटेंशियल घट जाता है हर 1 किलोमीटर में, और 150 किलोमीटर है तो 150 × 8 कर देंगे, उतना वोल्टेज तो ड्रॉप होने वाला है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं भाई? द एवरेज रेजिस्टेंस पर किलोमीटर कितना? 1 किलोमीटर में कितना रेजिस्टेंस आ रहा है? 0.5 ओम। द पावर लॉस इन द वायर इज, तो कह रहे हैं पावर लॉस कितना होगा वायर में। पावर लॉस जो है वो किस पर डिपेंड करता है? यहाँ पर सिर्फ रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो 150 किलोमीटर का रेजिस्टेंस निकाल लो, P = V²R/R होता है, निकाल लो कितना आ रहा है P। V²/R ही करना है बेटा सिर्फ। तो 0.5 को 150 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 75। हाँ 1200 वोल्ट है वो, जल्दी करिए। तो 1200 का स्क्वायर अपन 75, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका? इसने बहुत सिंपल दिमाग लगाया, ऐसे ही लगाना भी चाहिए, सही किया इसने, कुछ किया नहीं ऐसा। तो 150 × 8 कर दिया, ठीक है, यही तो किया। तो कितना आ गया ये? 1200 वोल्ट है ना।
और रेजिस्टेंस निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर 0.5 है, 150 में कितना होगा, ये हो जाएगा 75 ओम। ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई पावर लॉस v स्क्वायर बाई, ये हो जाएगा 1200 गुणे 1200 बटे, अब जितना कर लेगा उसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 19,200। कितना आएगा, इसमें से अगर 1000 हटा लेंगे तो आ जाएगा 19.2 किलोवाट। ठीक है, तो ये था आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहीं पे खत्म होता है। और आज के लिए इतना ही, अगली बार मिलेंगे तो कैपेसिटर के साथ मिलेंगे और कैपेसिटर खत्म करेंगे। ठीक है, और अच्छे से पढ़िए और ये चैप्टर्स अच्छे से फिर रिवाइज करिए और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बनाइए। थैंक यू।